आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of the life that we would encounter. सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कोई भी बाहर से आएगा तो सबसे पहले यही देख के अमेज होगा कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. Even for human, the rich variety of living organisms with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. इवन हमारे इंसानों के लिए भी एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ है कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन लोगों के साथ इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, वहाँ पे हम बहुत ही रिच डाइवर्सिटी में रहते हैं. द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ ऑफ आंट. एक साधारण सा इंसान ये समझेगा कि उसको मतलब अमेज़ होगा कि एक सिंपल सी जो चींटियाँ हैं कितनी स्पीशीज़ हो सकती है. मोर देन 20,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं. वहीं पे 3 लाख स्पीशीज़ किसकी हैं? बीटल्स की हैं. 3 लाख स्पीशीज़ ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़ एंड नियरली 20,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स. तो अप्रॉक्स इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की. इतने अमाउंट में उनकी डाइवर्सिटी है, इतने अमाउंट में वो प्रेजेंट है. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking the important questions. अब जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है क्यों. कैसे समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के लिए. तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं. वाई आर देयर सो मेनी स्पीशीज़, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू द अर्थ हिस्ट्री. क्या अर्थ की हिस्ट्री में अभी तक ऐसी स्पीशीज़ रही है. हाउ डिड द डाइवर्सिफिकेशन कम अबाउट, ये आया कैसे. हाउ एंड वाई इज़ दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, कैसे ये इंपॉर्टेंट है. वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ़ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस. क्या अगर डाइवर्सिटी हमारी कम हो जाए तो क्या फंक्शन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ ऐसे फंक्शन करेगा या किसी और तरीके से फंक्शन करेगा. हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और कैसे ह्यूमन्स को इस डाइवर्सिटी वाली लाइफ से क्या बेनिफिट मिलता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी है क्या. तो इन आवर बायोस्फीयर, अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो जो इमेंस डाइवर्सिटी है मया, जिसे हम बोलते हैं हेट्रोजेनिटी, मतलब होमोजेनिटी नहीं है, सब कुछ एक सा नहीं है. यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स की जीन्स हैं, डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, और इसलिए क्या है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी देखने मिलती है. एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज़ लेवल, सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे नहीं है बल्कि कहाँ पे है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे भी है. मतलब यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक फॉर्म्स हैं. दैट इज़ कि वहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी हमें डाइवर्सिटी देखने मिलती है. बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है किसने पॉपुलराइज करा था उसको. तो द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने कही थी, एडवर्ड विल्सन. इनका नाम हमें याद रखना है. इन्होंने क्या करा था, इसको पॉपुलराइज करा था. कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने कंबाइन करी थी जितनी भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से क्या क्या है, हम जेनेटिक डाइवर्सिटी देखेंगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़. तो ये क्या हुई हमारी कि कितने लेवल की, हम किन किन लेवल पर डाइवर्सिटी देख सकते हैं. सबसे पहले देखें जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे. अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. कि अगर एक सिंगल स्पीशीज़ है तो वो डाइवर्सिटी कहाँ दिखाएगी, अपने जेनेटिक लेवल पे दिखाएगी. कि सपोज क्योंकि सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो डिफरेंट है तो उससे क्या हुआ, जेनेटिक डाइवर्सिटी आने वाली है. और वो कहाँ देख लेंगे, अगर एक पर्टिकुलर एरिया है तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ की स्पीशीज़ शायद कुछ अलग मिले, और ये जो है ये भी यहाँ यही स्पीशीज़ है लेकिन इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाए, कुछ डाइवर्सिटी आ जाए. तो ये क्यों आई, उनके जीन्स की वजह से, जेनेटिक लेवल पे. तो ये क्या हुई, जेनेटिक डाइवर्सिटी. द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, कौन दिखाता है, रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया. ये कहाँ ग्रो करता है, डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है. माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल. अब ये जो एग्जाम्पल दिया है रॉ वोल्फिया वोमिटेरिया, ये किस वे में यहाँ पे डाइवर्सिटी दिखा रहा है. तो किस वे में दिखाएगा कि वहाँ पे उसकी पोटेंसी कैसी है, उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, और किस चीज़ की कंसंट्रेशन, उसके अंदर केमिकल मिलता है रेस्पिन. एक केमिकल मिलता है रेसिपिन. ये क्या है,
इसकी कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगा कि जो हिमालयन रेंज में ये ग्रो करता है तो वो दूसरे फॉर्म से अपनी ही उसी स्पीशीज़ में लेकिन एक दूसरे से क्यों अलग है, तो किस बेसिस पे कि उसकी पोटेंसी क्या है, केमिकल कंसंट्रेशन क्या है वहाँ पे रेस्पिराइन की। दैट प्लांट प्रोड्यूसेस, इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। इंडिया के पास 50,000 से ज़्यादा चावलों के स्ट्रेन्स हैं, 1,000 वैरायटीज़ मैंगो की हैं। तो ये है तो एक ही स्पीशीज़ है, तो एक ही मैंगो एक ही स्पीशीज़, लेकिन वेरिएशन मिली हज़ार उसकी वेरिएशन से, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जीन डिफरेंट है। तो ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऐसी राइस तो राइस ही रहेगा, एक ही स्पीशीज़ है लेकिन वहाँ वेरिएशन क्यों है? उनके जीन की वजह से, जेनेटिक लेवल पे। तो ये होता है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी। नाउ द स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। अब स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कि किस जगह पे कौन सी स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी मिले। अब हम देखते हैं कि दो, एक एरिया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे इन स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है और इन्हीं स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी यहाँ पे कम है। तो ये स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कि एक पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीशीज़ का डाइवर्सिटी या उस स्पीशीज़ का नंबर वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो बोल सकते हैं द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज। जो वेस्टर्न घाट्स हैं, इस लाइन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, PYQ है कि कहाँ पे ज़्यादा मिलने वाले एम्फीबियन की स्पीशीज़, तो कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न घाट्स पे। तो हमें ये याद रखना है कहाँ मिलती है ज़्यादा डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट्स पे। कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न घाट्स पे हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट्स। किसके कंपेयर में? ईस्टर्न घाट्स के। नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब हम देख रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कि हमारे पास बहुत टाइप की इकोसिस्टम्स हैं। एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद द डेजर्ट्स, क्या है हमारे पास? डेजर्ट्स हैं, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड्स हैं, एस्चुरीज हैं, अल्पाइन मीडोज हैं। ये सब क्या है? हमारे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है, अलग अलग इकोसिस्टम है। दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, मतलब अगर हम कंपेयर करें कि इंडिया में इतने टाइप की इकोसिस्टम मिलते हैं, अगर कंपेयर कर रहे हैं जैसे कि नॉर्वे, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम में भी। तो हमने 3 लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ी, एक जेनेटिक लेवल पे कि जीन्स के लेवल पे, दूसरे स्पीशीज़ के लेवल पे कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ ज़्यादा है। बेसिकली किसका एग्जाम्पल पढ़ा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे एम्फीबियंस की स्पीशीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। फिर हमने पढ़ा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम, वहाँ पे देखा कि इकोसिस्टम जो इंडिया में वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, डेजर्ट्स, वेटलैंड, एस्चुरीज, ये सब अगर हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे लाइक कंट्री के साथ। ये थी हमारी तीन लेवल की डाइवर्सिटीज। नाउ इट हैज़ टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर। अब इतनी डाइवर्सिटी हमारे नेचर में आने के लिए हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा दिए। ये मिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन के मिलियंस ऑफ ईयर्स इवोल्यूशन चलता रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा स्पीशीज़ या फिर डाइवर्सिटी रिच हमारा इंडिया है या हमारे नेचर है। डाइवर्सिटी रिच जो नेचर है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है। बट वी कुड लूज ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लूजेस कंटिन्यू। अब ये कह रहे हैं लेकिन इतना समय हमने लगाया इसको गेन करने के लिए, लेकिन हम इसको एकदम ही खो देंगे लेस देन 2 centuries। कैसे से खो देंगे? अगर इसी रेट से, जिस रेट से अभी चल रहा है, जिस रेट से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, अगर उसी रेट से चलता रहा तो हमारी जितनी भी डाइवर्सिटी है हम उस सबको खो देंगे। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue of the international concern as more as the people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and the well-being on this planet। जैसे जैसे अब लोगों को समझ आ रहा है कि हमारे डाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर वो कम हो जाए, तब से क्या हो गया है, इसको कंजर्व करने के लिए थोड़ा प्रोसेस है, लोग अवेयर हो गए कि हमें इसको कंजर्व करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इंटरनेशनल कंसर्न है, हमारे लिए तो है ही और पूरे वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड एक ही इम्पॉर्टेंट, एक वाइटल इशू है कि हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, जैसे जैसे दुनिया समझ रही है कि क्या इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की हमारे सर्वाइवल के लिए और वेल बींग के लिए, वैसे ही हम थोड़ा अवेयर होते जा रहे हैं अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। नाउ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। अर्थ पे कितनी स्पीशीज़ हैं और इंडिया पे कितनी स्पीशीज़ हैं? सिंस देयर आर द पब्लिश रिकॉर्ड कि ये रिकॉर्ड पब्लिश हुए हैं ऑफ ऑल द स्पीशीज डिस्कवर्ड एंड नेम्ड
जितनी भी स्पीशीज़ डिस्कवर होती हैं, नेम होती हैं, वी नो हाउ मेनी स्पीशीज ऑल हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज दे आर ऑन द अर्थ। हमारे पास ये रिकॉर्ड तो है अभी तक कितनी डिस्कवर हो चुकी हैं, इतनों को हम जानते हैं, लेकिन हम एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि हमारी पूरी अर्थ पे कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो इसलिए कहा गया है बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज देयर आर ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज, किसके अकॉर्डिंग, अब ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है और ये पूछा जाता है कि किसके अकॉर्डिंग कितनी स्पीशीज़ हैं। तो अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, तो इनके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं वो अभी तक कितने हैं, मोर देन 1.5 मिलियन। बट वी हैव टू क्लियर द आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड, लेकिन हमें ये आइडिया भी कि अभी पता नहीं ऐसे कितनी स्पीशीज जिनको डिस्कवर करना, जिनके बारे में जानना अभी भी बचा हुआ है। Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. Estimates बहुत ज़्यादा हैं कि लगभग इतना होगा उतना होगा, और ये सब एक एजुकेटेड गेस है, मतलब कोई तुक्का नहीं है कि ऐसे किसी ने, जो एजुकेटेड जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं उन सब का एक गेस है कि अप्रॉक्स इतना एस्टिमेशन हो सकता है कि इतने को हम नहीं जानते हैं, ये सब। For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperature than in tropical countries. कि जो species की inventories है वो ज़्यादा complete हो चुकी है temperate में as compared in tropical countries. Considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics. क्यों? क्योंकि जो बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज या लार्ज नंबर प्रोपोर्शन स्पीशीज़ का जो अभी भी वेट है, मतलब जो अभी भी डिस्कवर होनी है, कैसे रीजन्स में, ट्रॉपिक रीजन्स में। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन किया है कि जो टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज़ रिचनेस है वो एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स एंड extrapolate this ratio to other group of animal and plant to come up with a gross estimate of the total number of species on the earth। मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है, अगर हम कंपेयर करें टेम्परेट के साथ और ट्रॉपिकल स्पीशीज़ के साथ, जो ट्रॉपिक वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा देखी गई है, और वहाँ पे ही ये ज़्यादा देखा जाता है कि वहाँ पे ही बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन स्पीशीज़ का बचा हुआ है जिन्हें अभी डिस्कवर करना है। सम एक्सट्रीम एस्टीमेट रेंज फ्रॉम 20, और वो कितना रेंज करते हैं कि अप्रॉक्स 20 से 50 मिलियन, बट अ मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टीमेट मेड बाय रॉबर्ट, कि वो तो ये कह रहे हैं कि अप्रॉक्स 20 से 25 हो सकता है, लेकिन एक कंजर्वेटिव और एक साइंटिफिक एस्टीमेट जो है किसने किया था, रॉबर्ट मे ने, तो उन्होंने कितना दिया था, 7 मिलियन। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1.5 मिलियन किसके अकॉर्डिंग है, ये वाली स्पीशीज़ का नंबर, और 7 मिलियन किसके अकॉर्डिंग है। 7 मिलियन वाला किसने दिया था और ये किसने दिया था। Let us look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories। कि अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पे कि अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे बेस्ड है, क्या क्या इन्वेंटरीज हुई थी। तो मोर देन की बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि कितने परसेंट कौन सा स्पीशीज़ या कौन सा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मोर देन 70% जितनी भी स्पीशीज़ रिकॉर्डेड हैं वो क्या हैं, एनिमल्स हैं। अगर 100% में से बात की जाए तो 70% क्या हैं, सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं। वाइल्ड प्लांट के अंदर कौन कौन, उसके अंदर एल्गी भी आ गई, फंजाई भी आ गई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो सब आ गए। वो नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल, मतलब टोटल का वो 22% से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, कौन, प्लांट्स। अमंग एनिमल, अब एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें भी इंसेक्ट मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप। इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा, एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा कौन रिच है, किसकी स्पीशीज रिच है, इंसेक्ट, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। अब सपोज, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इन्होंने कहा अगर टोटल 100% हमारे पूरा हम लें अर्थ का टोटल की इतनी स्पीशीज़ हैं तो उसमें से 70% एनिमल्स हैं। अब एनिमल का 70% लिया जाए, किसका 70% ले रहे हैं, अब हम एनिमल का 70% ले रहे हैं। अगर हम मान लो 100% एनिमल है तो इसमें से जो इंसेक्ट है वो कितना ऑक्यूपाई करता है, 70% इंसेक्ट लेता है एनिमल में।
दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट्स। अगर हर एक 10 एनिमल्स की गिनती की जाए तो उसमें से देखा जाएगा 10 उठा के कि चलो 10 एनिमल है इन्हें देखते हैं, तो उसमें से लगभग 7 एनिमल इंसेक्ट ही निकलने वाले हैं। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स? द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फंजाई है उसकी जो रिचनेस है किससे ज़्यादा है। तो द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की, इज़ मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज़। अगर हम इन सब की स्पीशीज़ को कंबाइन कर दें, जैसे कि फिशेस की, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, इन सब की स्पीशीज़ को भी जोड़ दें, देखो जैसे यहाँ दिया है, इन सब को अगर हम एड ऑन भी कर दें, इन सबको एड ऑन किया जा रहा है, उसके बाद भी इनकी अकेली ये फिशेज़ हैं, मैमल्स है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सब में भी अगर ले लें इसके कंपेयर में, तो फंजाई जो है इनसे ज़्यादा निकलने वाली है। इन द फिगर 13.1 बायोडाइवर्सिटी इज डिपिक्टेड। आज देखो इसमें दिखाई गई है कैसे, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स का दिया गया है, ये क्या है, मोलस्क, इधर इंसेक्ट, इधर क्रस्टेशियन और इधर एनिमल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से हर साल हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तो इसको गायब कर देंगे, पूछेंगे ये किसकी स्पीशीज़ है या कंपैरिजन दे देंगे। तो इसे पूरा एकदम याद करना है अच्छे से कि कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है पूरा। तो ये अदर एनिमल ग्रुप्स, ये इंसेक्ट, देखो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट है, फिर अदर एनिमल ग्रुप आ गए, फिर मोलस्का आ गए, फिर क्रस्टेशियंस आ गए। तो हमें ये भी याद रखना है क्या सीक्वेंस चल रहा है। सबसे पहले ज़्यादा इंसेक्ट, फिर अदर एनिमल ग्रुप, फिर मोलस्क और फिर क्रस्टेशियंस। IOMC क्या है इसकी, IOMC, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल ग्रुप, मोलस्क एंड देन क्रस्टेशियंस। क्या है ये, इनवर्टिब्रेट्स का है। अब इधर चलें तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, फिशेस। फिशेस के बाद क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स के बाद है रेप्टाइल्स, और मैमल्स और एम्फीबियंस लगभग बराबर पे हैं। तो फिशेस, बर्ड्स, FBRAM, इसको हम याद कर सकते हैं, FB राम मीन्स सबसे पहले फिशेस, फिर बर्ड्स, फिर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और मैमल्स का देखा जाए तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ प्लांट की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा फंजाई, एंजियोस्पर्म, मॉसेस, फर्न्स, लाइकेंस, एल्गाई। तो फंजाई और एंजियोस्पर्म, फिर क्या है, एल्गी, एल्गी के बाद फर्न और मॉसेस और फर्न, उसके बाद लाइकेंस। तो हमें इन सब के सीक्वेंस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। देखो अब इसमें कहीं भी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं की गई है। तो इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर द प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मैनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। बायोलॉजिस्ट ये श्योर ही नहीं है कि लगभग कितनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions। कि प्रॉब्लम ये है कि कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड ही नहीं है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, माइक्रोब की स्पीशीज़ को जानने के लिए कि ये कितनी है कितनी है, और इनको हम सिंपली कल्चर भी नहीं कर सकते लेबोरेटरी कंडीशन में। तो ये लिमिटेशन आ जाता है कि इनकी स्पीशीज़ तो हैं, एक तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसके बाद ये है लिमिटेशन कि हमें इनको काउंट करने का, इनका एस्टिमेट करने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी ऑल्सो माइट रन इनटू मिलियंस। और वहीं पे अगर हम बायोकेमिकल या मॉलिकुलर क्राइटेरिया को लेकर चलें, उसके थ्रू कैलकुलेट करें या देखें इनकी स्पीशीज़ को, तब भी इनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलियंस में जाएगी। इतने ज़्यादा अमाउंट में है हमारे प्रोकैरियोट्स। Now, although India has only 2.4% of the world's land area, कि मान लो ये पूरा हमारा वर्ल्ड है, 100% लैंड एरिया है, उसमें से सिर्फ 2.4% इंडिया कवर करता है लैंड एरिया में वर्ल्ड के। इट शेयर द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इट एन इम्प्रेसिव। उसके बावजूद कितनी परसेंट ये कंट्रीब्यूट करता है डाइवर्सिटी में, 8.1%।
कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? इंडिया में। अभी हमारा टॉपिक ये था कि कितनी बायोडाइवर्सिटी या कितनी रिचनेस है वर्ल्ड में और इंडिया में। अभी हम देख के हैं वर्ल्ड का, अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में, कि इंडिया कवर तो करता है सिर्फ 2.4% लैंड एरिया। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया कितना लैंड का एरिया कवर करता है, दो उसके बाद वो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है बायोडाइवर्सिटी में। तो सिर्फ 2.4% एरिया कवर कर रहा है वो लैंड का, ज़मीन का, और कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है बायोडाइवर्सिटी में? 8.1%, जो एक ट्रिमेंडस अमाउंट है, कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। दैट इज़ वॉट मेक आर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़। हमारी 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं, उसमें से हमारा इंडिया भी एक कंट्री है जो उस मेगा डाइवर्सिटी के अंदर आता है। नियरली 45,000 स्पीशीज़। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे गए हैं कि कितनी, लगभग 45,000 स्पीशीज़ प्लांट की हैं और उसी का दुगना, लगभग 90,000 के आसपास एनिमल हैं, हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंडिया। हाउ मेनी स्पीशीज आर एक्चुअली दे वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। और उसमें भी अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ है जिनका डिस्कवर होना और जिनको नाम देना अभी भी बाकी है। इफ़ वी एक्सेप्ट मेज ग्लोबल एस्टिमेट, उसने कहा क्या दिया था ग्लोबल एस्टिमेट की कितनी होनी बाकी है? 7 मिलियन के आसपास। ओनली अगर वो लिया जाए तो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। अगर उसके हिसाब से उसका एस्टिमेट लिया जाए कि लगभग 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं, तो उसमें से अभी तक जो डिस्कवर हुई हैं लगभग 22% ही हम डिस्कवर कर पाए हैं। तो सोचो कितना अमाउंट अभी बचा है और डिस्कवर होने से। Applying this proportion to India diversity's figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species, more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. कि लगभग 1 लाख प्लांट की स्पीशीज़ हो सकती हैं, 3 लाख एनिमल की स्पीशीज़ जिनका अभी डिस्कवर होना और उनके बारे में बताना अभी भी बाकी है। वुड वी एवर बी एबल टू कम्प्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ कंट्री? क्या हम ये कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे इसको, अपनी जितना वेल्थ हमारी पूरी कंट्री को? कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर। जो टेक्नोमिस्ट होते हैं उनको कहा गया है इमेंस ट्रेंड मैन पावर, जो प्रॉपरली ट्रेंड है, मैन पावर है, इनको ये सब कर सकते हैं वो। एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द जॉब। और इसमें क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए। द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग। अब ये जो कंडीशन है ये होपलेस हो जाते हैं हम। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें पता है इतना सब जो है बाकी है, इतना सब डिस्कवर होने से बाकी है। लेकिन चिंताजनक बात ये है, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम ये है कि हम उन्हें वो ही ना कर पाएँ, डिस्कवरी ना करें, उससे पहले उनके ऊपर खतरा है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यही लिखा है देखो, स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर्ड देम। उनको डिस्कवर करने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये क्या है? बहुत बेकार चीज़ है। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक्ड हेयर। अब देखो यहाँ कोटेशन दी गई कि जो नेचर्स की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है, किससे कंपेयर कर दिया इसको? एक लाइब्रेरी से कंपेयर, कि जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो बहुत तेज़ी से जल रही है, कि हम उसका कैटलॉग भी ना बना पाएँ कि वहाँ पे कौन कौन की बुक हैं, क्या क्या स्टॉक है। कैटलॉग बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि हम कोई चीज़ होती है तो उसके बारे में मेंशन करते हैं, लाइक पैम्पलेट समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारा कैटलॉग है, हमारी ये लाइब्रेरी है, इसके अंदर ये टाइटल्स वाली बुक्स हैं, इन ऑथर्स की बुक है। तो ये कोटेशन दिए कि नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी ये है कि हम जब तक हम ये बता भी ना पाएँ कि इसके अंदर ये चीज़ें, ये स्पीशीज़ प्रेजेंट है, उससे ही पहले वो क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। नाउ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पैटर्न्स क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, द डाइवर्सिटी। अब हमारी अर्थ होती है, उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते हैं जो सब पढ़ते हैं, इक्वेटर होता है। तो उसी बेसिस पे कहा गया पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो डाइवर्सिटी है प्लांट और एनिमल की पूरे यूनिफॉर्म नहीं है अगर वर्ल्ड में बात की जाए, कहीं पे इवन, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम। तो रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, वही कहीं पे बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल और अ प्लांट दे आर द इंटरेस्टिंग पैटर्न इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। और सबसे ज़्यादा जाने वाला जो पैटर्न है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट डाइवर्सिटी। इन जनरल अगर हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बात कर रहे हैं तो इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाते हैं। तो ये क्या है? हमारा इक्वेटर होता है ये,
दिस इज़ आर इक्वेटर, ये होते हैं हमारे पोल्स। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम इक्वेटर से पोल के डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो स्पीशीज़ होती है वो डिक्रीज़ करती है। इन जनरल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। जैसे जैसे हम, ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारी जो डाइवर्सिटी होगी क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ट्रॉपिक, लेटिट्यूडनल रेंज। अब ये जो होती हैं, ये यहाँ पे एंगल्स मार्क होते हैं विद डायरेक्शंस, तो ये इतने एंगल पे और इस डायरेक्शन में, दैट इज़ नॉर्थ से इस एंगल पे और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे स्पीशीज़ क्या मिलेंगी, मोर स्पीशीज़ दैन द टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो मतलब अगर हम ट्रॉपिक के इस पर्टिकुलर एंगल में और इस डायरेक्शन में चलेंगे, मीन्स 23.5 डिग्री डायरेक्शन, 23.5 डिग्री एंगल, सॉरी डायरेक्शन बोल रहे, 23.5 डिग्री एंगल में, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में चलते हुए कहाँ की तरफ जाएं, 23.5 टू साउथ डायरेक्शन में चलेंगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगी, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेगी, किसके कंपेयर में, टेम्परेट और पोलर एरिया से। तो ये कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं ना, जनरली कहा कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे स्पीशीज़ डिक्रीज़ होती हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। जैसे पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 साउथ। अब वैसे ही हम क्या करते हैं, कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है, इक्वेटर के पास, कोलंबिया यहाँ का इक्वेटर के पास लोकेटेड है। वहाँ पे लगभग 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। वाइल वहीं पे अगर न्यूयॉर्क की बात करें, वो कहाँ लोकेटेड है, 41 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ, वहाँ पे सिर्फ 105 स्पीशीज़ हैं। ग्रीनलैंड कहाँ पे, 71 डिग्री, वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में, वहाँ पे सिर्फ 56 स्पीशीज़ हैं। तो इन्होंने अलग अलग कंट्री की अलग अलग एंगल पे स्पीशीज़ बताई है। इंडिया की बात करें, इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। अब इंडिया का जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है लैंड का, वो कौन से एरिया में आता है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। हमारे पास ट्रॉपिकल और टेम्परेट ये सारे रीजन्स भी होते हैं, तो इंडिया का जो है ज़्यादातर पार्ट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। ये थोड़ा जोग्राफी वाला पार्ट है। तो इंडिया का जो ज़्यादातर लैंड वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। वहाँ पे मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स है। कितनी है, 1200 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वहाँ बर्ड्स की। अब फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन, अगर हम फॉरेस्ट की बात करें जो ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, जैसे कि कौन सा है, इक्वाडोर, किसका एग्जांपल दिया है, कौन सा फॉरेस्ट जो कहाँ मिलने वाला है, इक्वाडोर, और कहाँ है वो, इक्वेटर की तरफ। तो इक्वाडोर हैज़ अप टू 10 टाइम एज मेनी स्पीशीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट और द फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन अ टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। अब इन्होंने कहा है जो अगर एक हम फॉरेस्ट की बात करते हैं रीजन की, जैसे इक्वाडोर की, वहाँ पे 10 टाइम स्पीशीज़ ज़्यादा हैं अगर वेस्कुलर प्लांट की। एक किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, फॉरेस्ट से जो इतना ही इक्वल एरिया कवर करता है टेम्परेट रीजन में। किससे कंपेयर, मिड वेस्ट ऑफ यूएसए का एक टेम्परेट रीजन का जो फॉरेस्ट है उतना ही एरिया कवर करता है जितना इक्वेडर कवर करता है। लेकिन फिर भी जो एक ट्रॉपिक रीजन वाला इक्वेडर है, मतलब ट्रॉपिक रीजन वाला जो फॉरेस्ट है विथ सेम एरिया, उसके पास स्पीशीज़ ज़्यादा है। कितने टाइम ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो यूएसए वाला फॉरेस्ट है। ठीक है, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन द साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। इट इज़ होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। जो लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है साउथ अमेरिका का, उसके पास क्या है, ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे। ठीक है, द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट, अब यहाँ से भी पूछते हैं किसके पास है, अमेजन रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका का, उसके पास ग्रेटर डाइवर्सिटी है अर्थ की। किसके लिए स्पीशीज़ है वो, कितने स्पीशीज़ का घर है, अप्रॉक्स 40,000 स्पीशीज़ प्लांट का घर है, 3,000 स्पीशीज़ फिशेज़ की। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की बात आ गई है यहाँ पे कि लगभग 40,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की, 3,000 स्पीशीज़ फिशेज़ की, 1300 बर्ड्स की, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियन। देखो अब लगभग कितना दिया है, सेम ही अमाउंट है ना एम्फीबियंस और मैमल का, 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको कोशिश करना कि ये अमाउंट, ये नंबर जो है इनका याद रख पाओ। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be yet discovered unnamed। कि लगभग इतनी होने के बाद भी अप्रॉक्स 2 मिलियन स्पीशीज़ है इंसेक्ट की जो अभी भी डिस्कवर होना चाहती हैं और उनका नाम देना, उनको नामकरण करना बाकी है। तो लैटिट्यूड में हमने ये देखा कि किस डिग्री के एंगल पे और किस डायरेक्शन पे जाने पे कितनी क्या स्पीशीज़ मिलेगी।
What is so special about ट्रॉपिक दैट माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि ट्रॉपिक में ऐसा क्या है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। हमने अभी देखा ना कंपेयर, जैसे इक्वेडर का देखा, इक्वेडर कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन का फॉरेस्ट है, और जो मिड वेस्ट यूएस है वो टेम्परेट का फॉरेस्ट है। दोनों का एरिया लगभग सेम है, लेकिन फिर भी कहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ट्रॉपिक वाले में, मीन्स इक्वेडर वाले में 10 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। इकोलॉजिस्ट एंड द इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि प्रपोज द वेरियस हाइपोथेसिस, ने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी हैं। सम इंपॉर्टेंट वंस आर, क्या है, पहली, स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, अनलाइक टेम्परेट रीजन subjected to frequent glaciations in the past, tropical latitude have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for the species diversification। अब उन्होंने इसकी हाइपोथेसिस दी हैं, अपने अपने मत दिए हैं कि ऐसा क्यों है कि ट्रॉपिक में ज़्यादा स्पीशीज़ मिलते हैं, ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है क्यों। पहला उनका रीज़न है या पहला उनका मत है कि वहाँ पे जो हम अगर टेम्परेट की बात करते हैं तो वहाँ पे हर समय इन्वायरमेंट चेंज होता है, और इन्होंने कहा डाइवर्सिफिकेशन फंक्शन है टाइम का, मतलब टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो जैसे कि उसने कहा कि अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट हर समय चेंज हो रहा है तो जो स्पीशीज़ वहाँ आएगी वो उस चीज़ के लिए अडेप्ट कर पाएगी। अब हर कोई अडेप्ट नहीं कर पाती तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, लाइक डायनासोर्स। जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज आता है, अगर वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक्सटेंट हो जाते हैं। तो टेम्परेट में क्या होता है, वहाँ का इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ लगभग लगभग वहाँ पे डिस्ट्रक्शंस होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे स्पीशीज रिचनेस भी उतनी नहीं है। अगर वहीं हम बात करें ट्रॉपिक की, तो वहाँ पे जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट कंडीशन वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट है, लगभग ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, इसलिए वहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने मिलती है। तो उनका पहला मत था ये। अब दूसरे की बात करते हैं। तो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट अनलाइक टेम्परेट वन आर लेस सीजनल। वही जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होते हैं और प्रेडिक्टेबल होते हैं। सच कांस्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट नाइक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू द ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी। वही उसने कहा कि ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं नाइक को, और इसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, ग्रेट डाइवर्सिटी देखने मिलती है। तो जो कांस्टेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा प्रमोट करती हैं स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को। थर्ड उनकी जो थी हाइपोथेसिस, देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक विच कंट्रीब्यूट टू द हायर प्रोडक्टिविटी, कि मतलब वहाँ पे ट्रॉपिक में ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है जिसके वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। प्रोडक्टिविटी हम देख के आए इसके नेक्स्ट, इसके लास्ट चैप्टर में हम जो पढ़ा इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है और सोलर एनर्जी का वहाँ पे क्या रोल है। तो जितनी ज़्यादा सोलर एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल है ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए वहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, इसलिए इनडायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करती है वहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटीज़ में। तो ये इनके हाइपोथेसिस थे, ये इनके रीज़न है कि वहाँ पे क्यों ज़्यादा हो सकती है ट्रॉपिक्स में, कि मतलब वहाँ पे क्यों ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने मिलती है। नाउ स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। अब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है। ड्यूरिंग हिज पाइनियर एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स, जब वो साउथ अमेरिकन जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो वहाँ पे एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और एक जियोग्राफर थे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अपनी ऑब्जर्वेशन पे बेसिस। अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया ये पूरा, कि उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि जो रीजन है स्पीशीज रिचनेस का इंक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम उस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। मतलब एक पूरा ये हमारा फॉरेस्ट है, अब तुमने सपोज़ यहाँ से तुमने इसको पहले यहाँ एक्सप्लोर करा, यहाँ कुछ स्पीशीज़ मिली, फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, जितना तुम एक्सप्लोर करते जाओगे उतना वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस वहाँ बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू अ लिमिट, सिर्फ एक लिमिट तक। ये नहीं कि पूरे जंगल में ऐसा होगा, नहीं कि मतलब तुम जंगल के मिड तक पहुँच गए, इस तक तुमने देखा कि यहाँ पे इससे स्टार्ट किया था और यहाँ तक आते आते तुम्हारा जो स्पीशीज रिचनेस था वो ग्राफ बढ़ता जाता, लेकिन अब ये इसका लिमिट आ गया कि इसके बियॉन्ड अब वो नहीं बढ़ेगा, अब वो एक कांस्टेंट स्पीड पे आ गया कि हाँ इतना ही है, अब इसके आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम बोलते हैं, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि एक अप टू अ सर्टेन लिमिट तक ही वो चीज़ देखने मिलेगी, स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी एक लिमिट तक ही, उसके बाद वो एक कांस्टेंट ग्राफ या एक कांस्टेंट पोजीशन मेंटेन कर लेगी। इन फैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर फिशेस, टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बनता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल, अगर हम उसे लॉग स्केल पे देखें तो रिलेशनशिप क्या आती है, ऐसे आती है, लॉग एस लॉग सी इज इक्वल टू एम जेड लॉग ए। हम ये हमारी एक इक्वेशन पढ़ते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होती है ना एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए इक्वेशन होती है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देखते हैं तो वहाँ पे जो होता है स्लोप ऑफ द लाइन, देखो लिखा ना z को, एक स्लोप ऑफ द लाइन है, वो क्या बताता है कि लाइन क्या स्लोप आएगा उसका। तो ये ग्राफ मिलते हैं अलग अलग,
इकोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब दैट, उन्होंने इकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो वैल्यू है जेड की वो लाई करती है किस रेंज में, 0.1 से 0.2 की रेंज में, रिगार्डलेस द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन, वेदर इट इज़ अ प्लांट इन ब्रिटेन, बर्ड इन कैलिफोर्निया और मलस्क इन द न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। क्या है ये? सिमिलर है एकदम इनकी लाइन। लेकिन अगर हम बात करते हैं हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को देखें अमंग वेरी लार्ज एरिया, जैसे कि एंटायर पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो स्लोप होता है मच स्टीपर, मतलब और नीचे नीचे, ये जैसे हम और ऐसे जा रहे हैं तो ये क्या है? स्लोप, इसका मतलब स्टीपर होता जा रहा है, दैट इज स्टीपनेस की स्लोप, और ऐसे नीचे 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 जाता जाता है। तो स्लोप कैसे होता जाता है? धीरे धीरे और स्टीपर होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम फ्यूगीवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की बात करें, मैमल्स की बात करें, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और डिफरेंट कंटिनेंट में वहाँ स्लोप कैसे दिया जाता है? उसका 1.15 वैल्यू आती है उनकी स्लोप की। तो ये अब स्टीपर का मतलब समझ गए ना कि स्टीपर का मतलब कैसे उसकी वैल्यू और नीचे नीचे, ये तो नीचे होता जा रहा है इसलिए ऐसे नीचे जाता जाता है, दैट इज स्टीपर होता जा रहा है। और तो ये इन्होंने बताया था कि इन्होंने अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की, जैसे जैसे हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे स्पीशीज रिलेशंस बढ़ेगी लेकिन एक लिमिट तक ही, और वहाँ पे हम एक लॉगरिथमिक फॉर्म पे उसको हम प्लॉट करते हैं, तो वहाँ पे लॉग में तो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था लेकिन एक्चुअल में वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है, और धीरे धीरे जो स्लोप होता है जेड जो होता है वो स्टीपर बनता जाता है, नीचे की तरफ आता जाता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। अब क्या इम्पोर्टेंस है स्पीशीज डाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम में, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू